नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए लिखा कि सार्वजनिक जीवन में आपके दशकों के समृद्ध अनुभव राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आपको एक सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रपति के इस संदेश को राजनीतिक और सामाजिक जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनने पर सीपी राधाकृष्ण को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि मैं आपके योगदान के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूं। जिसके बाद बता दें कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर इसको एक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवचुनित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी और सफल कार्यकाल की कामना की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राधाकृष्ण का अनुभव और मार्गदर्शन देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करेगा। दूसरी ओर सीपी राधाकृष्ण ने विश्वास जताया कि वे संविधान की मर्यादा और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत अमेरिकी संबंधों पर किए गए ट्वीट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोस्ट किया। मोदी ने अपने संदेश में दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी और मजबूत होते रिश्तों को रेखांकित किया था। ट्रंप ने इसे साझा करना दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक संबंधों और भारत अमेरिका के मजबूत होते सहयोग को दर्शाया। और इसके साथ ही बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश देते हुए और मुलाकात को लेके बता दें कि अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि यह मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम होगी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूं और मिलकर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों पर किए गए ट्वीट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोस्ट किया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी और मजबूत होते रिश्तों को रेखांकित किया था। ट्रंप ने इसे साझा करना दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक संबंधों और भारत अमेरिका के मजबूत होते सहयोग को दर्शाया है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण को लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात कर बधाई दी और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनसे मिले और उन्हें उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी सीपी राधाकृष्ण को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि उनका अनुभव देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी सशक्त करेगा। इसके साथ ही बता दें कि उपराष्ट्रपति चुने जाने पर सीपी राधाकृष्ण को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको बधाई दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका योगदान पारंपरिक और लोकतांत्रिक पारंपरिक को और भी मजबूत और ऋण करेगा और इसके साथ ही बखूबी उसको निभाते हुए नजर आएंगे।
इसके साथ ही नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण को बता दें कि लगातार शुभकामनाएं मिलती हुई नजर आ रही हैं। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य राजनीतिक दलों द्वारा उनको शुभकामनाएं दी गई हैं, जहां सीपी राधाकृष्ण ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि मैं मजबूती और पूरे विश्वास के साथ अपनी कार्यशैली को निभाता हुआ नजर आऊंगा और इसके साथ ही लोकतांत्रिक परंपरा को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। उनका जीवन जनता की भलाई के लिए समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री ने राधाकृष्ण के अनुभव और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन को लेकर प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि उनका कार्यकाल देश के लोकतंत्र और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीपी राधाकृष्ण को बधाई देते हुए कहा कि उनका योगदान जनता की भलाई में सामने आएगा और राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये निश्चित ही हर्ष और आनंद का अवसर है। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर भी जनता के विश्वास को कायम करते हुए एक एक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और खासकर आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम राज्यसभा के माननीय सभापति के नाते से माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक निर्वाचन के दौर से हम देख रहे हैं कि ये आज उथल पुथल भरे दुनिया के माहौल में हमारा लोकतंत्र का गौरव और गरिमा का अवसर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण की उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर खुशी जताई। सीएम धामी ने कहा कि सीपी राधाकृष्ण को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके अनुभव, समर्पण और नेतृत्व में लोकतंत्र और भी सशक्त होगा और राष्ट्रीय प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री ने इसे एनडीए की एक बड़ी और मजबूत जीत बताया है। सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा से लगे जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस संबंध में सीएम कैंप कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम पर सतर्कता और बढ़ाने और खुफिया तंत्र को मजबूत करने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती इलाकों में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। बता दें कि देहरादून में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, जहां भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता दिखाते हुए कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी तैयार रहें और इसके साथ ही खुफिया तंत्र पे जोर देते हुए उन्होंने कहा कि निगरानी को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिया और इसके साथ ही जनता के हित में कई सुरक्षा इंतजामों को लेकर जोर दिया गया। इसके साथ ही खुफिया तंत्र पे भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि सभी पे चौकसी सबको बढ़ानी होगी और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है।
भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाते हुए उन्होंने जोर दिया, जहां उन्होंने और भी सुरक्षा बलों को मजबूत करने और पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। और बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा से लगे जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस संबंध में सीएम कैंप कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सतर्कता बढ़ाने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती इलाकों में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। देहरादून से ये खबर है, जहां सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाने, खुफिया तंत्र पर नजर रखने और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा बलों को तैनात और चौकसी के साथ कार्य करने को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। जहां उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। जहां उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर कानून व्यवस्था पर ध्यान देते हुए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल और पंजाब के लिए घोषित सहायता पैकेज के लिए उनका धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि देश में कहीं भी आपदा आती है, प्रधानमंत्री हमेशा वहां मौजूद रहते हैं और यही संवेदनशील सरकार की पहचान है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं और किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए वे स्वयं जाकर सहायता प्रदान करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बता दें कि केंद्र से पैकेज मिलने के बयान पर सीएम ने कहा कि केंद्र हरियाणा की मदद से कभी पीछे नहीं हटता और जब भी राज्य की ओर से सहायता मांगी जाती है तुरंत प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे कामों के लिए कभी सहायता लेने की जरूरत ना पड़े। देखिए, इसके लिए तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मोदी जी कहीं भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा जब भी लोगों के ऊपर आई है, मोदी जी रात के 2 बजे भी वहां जाकर के खड़े हो गए उनके बीच में। यही संवेदनशील सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है। मोदी जी हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और किसी परिवार के सदस्य को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे, स्वयं प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां पर उनको हेल्प पहुंचाने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो ये बड़ा पैकेज दिया है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक पंचकुला में आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और तीनों प्रदेश महामंत्री शामिल हुए। इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और 2024 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे नेता भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ता विभिन्न जिलों और मंडलों में जनता की सेवा के लिए सक्रिय रहेंगे। कार्यक्रम 16 दिनों तक चलेगा और इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, मोदी मैराथन, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप और दिव्यांग सम्मेलन समेत कई गतिविधियां शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा है, और ये सेवा पखवाड़े से पहले हमारी सभी जिलों की बैठकें हुई हैं, सभी मंडलों की बैठकें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी बड़ी टीम का भी गठन हुआ है, जिसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थानों पर काम करने का जो मौका है वो सबको मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता 20,629 बूथ हैं। सभी कार्यकर्ता लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को इस सेवा पखवाड़े में काम देने का प्रयास हुआ है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्रों से पूर्व श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर में तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 बड़े वातानुकूलित भंडार हॉल बनाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक हॉल में कम से कम 1500 श्रद्धालु तक साथ प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही अत्याधुनिक रसोई घर और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल के मास्टर प्लान के तहत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए और अतिक्रमण हटाया जाए। भित्ति चित्रों और हनुमान वाटिका के सौंदर्यीकरण के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीधा जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की शिकायतों और फरियादों का तुरंत और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और जनता की हर जेन्युइन समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। गोरखपुर से ये खबर है, जहां जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके, निस्तारण निकाला जा सके, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की समस्याओं को सुनना और उनको दूर करना है। इसके साथ ही कई फरियादी अपनी समस्याएं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे, जहां सीएम ने सभी की समस्याओं को सुनते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण और समस्याओं का हल निकाला, तो वहीं अन्य समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीमावर्ती जिलों में पुलिस 24 घंटे अलर्ट रहेगी। सीएम योगी ने हाई अलर्ट के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार ने की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत, अतिरिक्त पुलिस बल सीमा पर तैनात रहेगा। सीमाओं में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाके में आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में तैनात के बीच यूपी सरकार सतर्क होती हुई नजर आई है, जहां बता दें कि आदेश जारी करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में पुलिस 24 घंटे सतर्क रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई अलर्ट देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के आदेश दिए हैं। सीमावर्ती इलाकों में आपात स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि नेपाल में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है और सीमा पर अलर्ट और प्रशासन को 24 घंटे मुस्तैदी के साथ अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। और इसके साथ ही यूपी सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल सीमा पर तैनात की है। सीमाओं में गश्त और निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि नेपाल में हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हैं, जिसके चलते सीमा पर बता दें कि आदेश जारी किए गए हैं कि प्रशासन सतर्क रहे। सुरक्षा बलों की तैनाती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, निगरानी और भी ज्यादा चौकसी कर दी गई है। लखनऊ से सबकी बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कार्यक्रम से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अवसर पर प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध और भव्य तरीके से पूरी की जाए। सरकार का कहना है कि इस आयोजन के जरिए प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को रेखांकित किया जाएगा और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी और भी मजबूत बनाई जाएगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा है। 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 11 सितंबर को दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही दिशा की बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सबकी बड़ी खबर है, जहां राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली का दौरा है, जहां बैठक की अध्यक्षता करते हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा और अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा है। अपने 2 दिवसीय रायबरेली के
दौरे के दौरान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की जाएगी, जहां कार्यकर्ताओं को तमाम निर्देश और जनता के बीच मौजूद रहने के निर्देश और सलाह दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली का दौरा है। काठमांडू में कथित भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ने कल इस्तीफा दे दिया। काठमांडू में हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने आज सुबह से अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार झड़पों की स्थिति बनी हुई है। सरकार के खिलाफ जन आक्रोश अब और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है और देश में राजनीतिक संकट अब और भी ज्यादा संकट में आ चुका है। और इसके साथ ही नेपाल प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। और अपना बैन वापस लेने के बाद भी बता दें कि युवाओं का कहना है कि आखिर बैन लगाने की जरूरत क्या पड़ी, जिसके बाद भी प्रदर्शन यूं ही जारी है और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बिहार के मधुबनी में पड़ोसी देश नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के बीच बिहार के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के सभी पोस्टों पर पर्सनल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मधुबनी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सभी सीमावर्ती थाना क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एसजीपी अधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर और थाना स्टाफ लगातार सीमा पर डटे हुए हैं, 24 घंटे निगरानी रखे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सीमा क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। नेपाल में जो अभी सूरत हालात हैं उसके मद्देनज़र मधुबनी पुलिस पूरी तरह से चौकस है और बॉर्डर के हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी को हम लोग ने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। सभी हमारे एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी इस समय सब लोग फील्ड में हैं। खासतौर पर जो बॉर्डर के थाना है उसको मैंने आदेश दिया है कि दिन हो या रात हो लगातार वहाँ पे जो चौकसी हम लोग बरत रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोग ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है और जो भी लोग आते हैं या जाते हैं सबको हम लोग स्ट्रिक्टली चेकिंग फ्रिस्किंग करके ही आने जाने दे रहे हैं। हम लोग की कोशिश ये है कि कोई भी अवांछित तत्व ना इधर से उधर जाए ना उधर से इधर आए, ताकि जो विधि व्यवस्था की कोई समस्या ना खड़ी होने पाए। तो यही निर्देश हमारी पुलिस मुख्यालय से भी हैं और इसको लेकर लगातार हम लोग एक्टिव हैं। और अभी इस वर्तमान में मधुबनी के जो बॉर्डर के हमारे जितने पुलिस स्टेशन है दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे प्रभावित इलाकों से कम होने लगा है। जलस्तर में गिरावट से लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत बचाव कार्य जारी है। दिल्ली से ये खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यमुना का जहां जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, अब जलस्तर में कमी देखने को मिली है, लेकिन निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी कार को 3 दिन बाद बाहर निकाल लिया गया। कार को निकालने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई है। प्रशासन और गोताखोरों की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर कार को नदी से बाहर निकाला। घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कानपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही नदी के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई है और आवागमन को सीमित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। तस्वीरें हम आपको कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का राहत कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन को अलर्ट किया गया है। लोगों तक राहत सामान पहुंचाया जा रहा है, उनको खाना दिया जा रहा है और इसके साथ ही लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं बता दें कि पानी काफी ज्यादा है और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और इसके लिए बता दें कि एहतियातन के तौर पर प्रशासन अलर्ट मोड में है और जल निकासी के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।
कानपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, घुटनों तक पानी भरा है, लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का राहत कार्य शुरू किया है। उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, राहत सामान वितरित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। आश्रय बनाए गए हैं ताकि उनको वहां रखा जा सके और हर जरूरी सामान उन तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन अलर्ट मोड में है, क्योंकि निचले इलाकों में अभी भी काफी ज्यादा पानी और हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो रखे हैं, जिसपे प्रशासन अलर्ट मोड में है और जल निकासी के लिए लगातार कार्य करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।